the struggle to maintain your innocence, Jennifer Aniston tot Cape Cod. maintain that wonder and that divine spark. That's right. In a world that's seemingly cruel Alrighty then. and out of control. Also, the grief aspect of it. How do you keep that together when you've been hit by a freight train? And, I have. And I know what that's like. You win. I'm done. I don't believe that any actor can really do a part unless that part finds them. You don't find parts, they find you when you're ready to do them. Spread my wings and fly away. And when you're informed and you have those feelings. So to me, when I paint, I'm being painted. When I write, I'm being written. And when I act, I'm being acted through it. It's there to express my truth, and it finds me. हंसमुख लुक, मजाकिया चेहरा, तीखे चुटकुले, जिम कैरी को सभी लोग इसी तरह से जानते हैं। उनके कैरेक्टर चमकदार और बेहतरीन होते हैं। आप उन्हें पहले मिनट से ही याद रखते हैं, लेकिन एक मस्करे के मास्क के पीछे एक पूरी तरह से अलग पर्सनालिटी है और इनकी इतनी ऊंचाई तक पहुंचने का इनकी बायोग्राफी में रास्ता बहुत ही दर्दनाक लम्हों से मिलकर बना है। जिम को अपने चेहरे के अनोखे भाव कहां से मिले, उन्होंने अपने गुप्तांगों पर जुराब क्यों डाला और वो रिश्ते बनाने में बदकिस्मत क्यों थे। बायोग्राफर चैनल में आपका स्वागत है। अपनी पसंदीदा हस्तियों के बारे में हैरत अंगेज और कभी कभी चौंका देने वाले फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब बटन और घंटी को दबाना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। I am your beloved Count Olaf. आपने शायद सुना होगा कि इस पॉपुलर कॉमेडियन का बचपन इतना रसीला नहीं था। जिम यूजीन कैरी का जन्म 17 जनवरी 1962 को कनाडा के न्यू मार्केट शहर में हुआ था। ये एक हाउसवाइफ और अकाउंटेंट के परिवार में चौथे और सबसे छोटे बच्चे थे। इनकी मां कैथलीन एक नाकामयाब सिंगर थी और इनके पिता एक खुद से सीखे हुए सैक्सोफोनिस्ट थे, जिन्हें अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए अपने म्यूजिक के सपनों को छोड़ना पड़ा था। इनका परिवार गरीब था। But when I was about 14 or 15, my father lost his job, and I actually became homeless for quite some time. Of course, I grew up in Canada, so I thought we had just gone camping. कैथलीन अक्सर बीमार रहती थी और दर्द की दवा की आदी थी। उनकी दिमागी हालत ने जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना दिया था। उनकी हाइपोकॉन्ड्रिया से मिले न्यूरोसिस ने उनका ये हाल कर दिया था कि कैथलीन को पागल माना जाता था। जिम की मां अक्सर इस बारे में बात करती थी कि कैसे वो जल्द ही मर जाएंगी। इस बात ने उस लड़की की आत्मा में एक बड़ा डर पैदा कर दिया कि कहीं उसके माँ बाप की अचानक मौत ना हो जाए। मुझे याद है कि मैं 7 साल का था और मेरी माँ खाने की मेज पर कह रही थी कि मेरा दिमाग बहुत तेजी से बिगड़ रहा है या मेरे एंजाइना में काफी तेजी आ रही है, मैं किसी भी वक्त जा सकती हूँ। इस तरह की चीजें मुझे अंदर तक हिला देती थी। इसीलिए इस छोटे लड़के ने अपना सारा वक्त अपनी माँ को हंसाने में लगा दिया ताकि ये सब उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। और इस तरह इनका पहला कॉमिकल परफॉर्मेंस सामने आया। फ्यूचर का एक्टर दबा दबा और अकेला बड़ा हुआ, इसीलिए क्रिएटिविटी इसके लिए एक आम बात बन गई। इसने पेंटिंग की, पोइट्री लिखी और मजाकिया चेहरे बनाए। एक इंटरव्यू में कैरी ने माना कि आईना ही उनका एक अकेला दोस्त था। मैंने अपना ज्यादातर वक्त अपने कमरे में एक आईने को घूरने में बिताया। मुझे कभी भी नहीं पता था कि मुझे लोगों से मिलना है। बाद में इन्होंने महसूस किया कि न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि स्कूल में क्लासमेट्स और टीचर्स के लिए भी मुस्कान ला सकते हैं। इनकी मुस्कुराहट का प्यार इतना मजबूत था कि इस लड़के को अपनी क्लास के लिए हर दिन 15 मिनट की परफॉर्मेंस करने की इजाजत दी गई थी। जिम ने कैमरे पर स्किट रिकॉर्ड करना शुरू किया और यहाँ तक कि पॉपुलर कॉमेडी शो कैरल बर्नेट को अपने चेहरे की अजीब 80 तस्वीरें भेजने की भी हिम्मत दिखाई। उस वक्त कैरी की उम्र महज 11 साल थी, लेकिन पहली मायूसी की शुरुआत हो गई। उन्हें ना तो बुलावा आया और ना ही कोई जवाब आया। इनके परिवार के लिए मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। जब जिम 12 साल के थे तब इनके पिता की नौकरी चली गई और इन्होंने अपना घर खो दिया। इसीलिए कैरी परिवार को देश भर में घूमना पड़ा और पैसा कमाने के किसी भी मौके की तलाश करनी पड़ी। इसलिए टोरंटो के सबर्ब इलाके में एक टेम्परेरी जगह मिलने के बाद कैरी सीनियर एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने लगे और शाम को स्कूल के बाद उनके बच्चों ने सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनर के तौर पर भी काम किया। जिम इनसिक्योर होने लगे। ये पूरी दुनिया पर गुस्सा करने लगे
उस वक्त एंटी डिप्रेसेंट और मजाक ने इन्हें बचाया, जिससे अंदर के गुस्से को बाहर निकालने में मदद मिली। 14 साल की उम्र में जिम एक बुरी संगति में आ गए और हर जगह अपने साथ एक बैट लेके जाने लगे। मैं गुस्से में था। इन्हें याद आता है मेरे पिता को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए मैंने दुनिया को दोषी ठहराया। Well, you know, when my father lost his job, I was pissed. You know, it was like one of those things. My dad, how dare the universe? 15 साल की उम्र में कॉमेडियन को एक और मायूसी का सामना करना पड़ा और इस बार ये स्टेज के बारे में था। इनके पिता इन्हें पास के ही एक यक्स क्लब में ले गए, जहां इन्हें पब्लिक के सामने कुछ बोलने का मौका दिया गया। परिवार को ज्यादा पैसों की जरूरत थी। पर्सी ने अपने बेटे के टैलेंट को देखा, इसलिए उन्होंने राय दी कि जिम कुछ पैसे कमाने के लिए अपने मजाकिया टैलेंट का इस्तेमाल करे। स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश बुरी तरह नाकामयाब रही। ऑडियंस के बहुत ज्यादा बू करने पर जिम को स्टेज से उतरना पड़ा। Well, that was Yuck Yucks. That was this place called Yuck Yucks. It was downtown Toronto. It was like a couple of. It was a tragically hip place with, you know, people with, you know, dark colors on and. और ये इस डूबते नौजवान लड़के के लिए आखिरी तिनके के सहारे जैसा था। इन्होंने परफॉर्म करना बंद कर दिया और अपने आप में वापस आ गए। तमाम मुश्किलों के बावजूद जिम अपने माता पिता को गर्मजोशी से याद करते हैं। वो कई तरह से बीमार थी, वो प्यारी भी थी, वो मेरे लिए हमेशा मेरे पास थी, वो घर में हमेशा थी। इन्होंने ऐसा अपनी माँ के बारे में कहा और इन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम्स को सबकी जिंदगी के हिस्से के तौर पर भी माना। अपनी माँ की यादों को इन्होंने इस बात के साथ खत्म किया, एक मायने में हम सभी को इसी तरह छोड़ दिया गया है। कॉमेडियन का अपने पिता के साथ रिश्ता थोड़ा अलग था। जिम उनकी तारीफ करते हैं और पर्सी के जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान थे। मेरे पिताजी वो इंसान थे जो सिर्फ एक कमरे के बीच में खड़े हो सकते थे और हर कोई उनकी उंगली के चारों ओर लपेटा जा सकता था। उनके माता पिता और इनके तीनों भाई बहन ने इनकी कॉमेडी करने की कोशिशों में कैरी का सपोर्ट किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने माना कि वो इन्हें एक खास बच्चा मानते थे। मैं हमेशा दूसरे प्लेनेट से आया हुआ माना गया, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका उन्होंने लुत्फ उठाया और बढ़ावा दिया। वो सभी कहते, हाँ जिम को बुलाओ। कैरी के लिए मुश्किल वक्त तब खत्म हुआ जब पर्सी को पोर्ट सिटी ऑफ हैमिल्टन, ओंटारियो में एक स्टील मिल में नौकरी मिल गई। उनका परिवार पास के शहर बर्लिंगटन में बस गया, जहाँ जिम आने वाले 8 साल तक रहे। वहाँ इन्होंने एल्डरशॉट हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और यहाँ तक कि न्यू वेव स्टाइल में बजाते हुए स्पून्स म्यूजिक बैंड भी बनाया। जब जिम 16 साल के हुए तो इन्होंने फैसला किया कि इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। इस वक्त तक स्कूल के मार्क्स और रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए थे। इनके पिता परेशान हुए, लेकिन इन्हें कुछ भी मना नहीं किया। हालांकि बाद में कैरी जूनियर ने कहा कि कभी कभी ये असल में ऐसा ही चाहते थे। स्कूल से ग्रेजुएशन होने के बाद जिम उसी स्टील मिल में काम करने लगे। बाद में इन्होंने माना कि अगर उनका शो बिजनेस में करियर ना होता तो वो शायद उसी कारखाने में काम करते और सोचते कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। लेकिन ये उनके पिता का सपोर्ट ही था जो इन्हें टोरंटो के सभी क्लबों में ले गया, जिससे इन्हें और ज्यादा हासिल करने और वो बनने में मदद मिली जो ये आज हैं। कैरी ने बताया कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें नाकामयाबियों को अलग तरह से देखना सिखाया। जैसा कि उनके पिता की कहानी से पता चलता है, सही लगने वाली किसी भी चीज में नाकामयाब होना हमेशा मुमकिन है। आखिरकार जो आप करना पसंद करते हैं और असल में करना चाहते हैं, उसे करने के लिए नीचे गिरना बेहतर है। I learned that you can fail at what you don't love. So you might as well do what you love. There's really no choice to be made. (1979) में जिम ने यक्स क्लब में उसी स्टेज पर फिर से हाथ आजमाने का फैसला किया। इस बार ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को हाथों हाथ लिया। उस वक्त तक जिम की दोस्ती मैनेजर लिट्रास स्पिवक से हुई, जिसने इन्हें अपने अंदर लिया और इन्हें एक असल लोकल स्टार बना दिया। जिम की परफॉर्मेंस में आस पड़ोस के बहुत लोग पहुंचने लगे। ये कॉमेडियन जल्द ही ओपन माइक में पेड परफॉर्मेंस की ओर बढ़ गए। टोरंटो पर फतह करने के बाद ये नौजवान आर्टिस्ट लॉस एंजलिस चला गया, जहां इन्हें लोकल स्टेजों पर आसानी से ले लिया गया। और यहीं इस स्टेज पर जिम को एक और मशहूर कॉमेडियन रॉडनी डेंजरफील्ड ने देखा और अपने टूर के दौरान अपने शुरुआती एक्ट के तौर पर परफॉर्म करने की पेशकश की। बेशक जिम ने हाँ कर दी, लेकिन ये साथ लंबे वक्त तक नहीं चला। दौरे के आखिरी में डेंजरफील्ड लॉस एंजलिस में बस गए और जिम ने हॉलीवुड में हाथ आजमाने का फैसला किया। इसलिए नौजवान ने कॉमेडी स्टोर क्लब में काम करना शुरू किया और साथ ही सभी मौजूदा ऑडिशंस में हिस्सा लिया। उनमें से सैटरडे नाइट लाइव चैनल NBC सीजन 1980-81 के लिए ऑडिशन पास करने की कोशिश भी शामिल है, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। इसके अलावा जोएल शुमाकर ने DC कैप फिल्म के लिए इनके ऑडिशन का इंतजाम किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अपनी परफॉर्मेंस में कैरी ने लगातार मशहूर हस्तियों की पैरोडी की।
उन्होंने पब्लिक के साथ कामयाबी का मजा लिया और 1984 में पीपल मैगजीन ने इन्हें वन ऑफ द बेस्ट यंग अमेरिकन पैरोडिस्ट का खिताब दिया। रॉडनी के साथ मिले एक्सपीरियंस से जिम ने उस वक्त के लिए कुछ अलग करने का फैसला किया। इन्होंने पहले के एक्टर्स की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इससे उलट इन्होंने अपनी सभी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को छोड़ दिया और अपने आप को वही रहने दिया जो ये असल में थे। एक ध्यान देने वाला मामला तब हुआ जब ये 20 साला एक्टर अपने लिंग पर पहने हुए जुराब को छोड़कर पूरी तरह से नंगा होकर क्लब की स्टेज पर चला गया। जिम उन लोगों में से एक है जिनके बारे में कॉमेडियन बात करते हैं कि वो हम लोगों के मुकाबले एक अलग तरह का काम करते हैं। इनके दोस्त जड एपाटो ने इनके बारे में कहा था, ये नहीं कहा जा सकता कि स्टेज पर जिम की सभी परफॉर्मेंस कामयाब रही। एक इंटरव्यू में इन्होंने द कॉमेडी स्टोर में एक परफॉर्मेंस के दौरान एक वाकये के बारे में बताया। ऑडियंस ने स्टेज पर जो देखा वो इतना पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने एक्टर पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। वो तभी शांत हुए जब जिम ने ऐलान किया कि वो स्टेज छोड़ रहे हैं। फिर मैं अपने हाथों और घुटनों के बल ऑडियंस के बीच से रेंगता हुआ पियानो के पीछे पहुंचा और उनकी कीज दबाने लगा और गाने लगा, आई हेट यू ऑल, यू गिव मी कैंसर। और फिर मैं कार में बैठ गया और मैं घर जाते वक्त पूरे रास्ते रोता रहा। 1982 में जिम ने टेलीविजन पर फतेह हासिल करना शुरू किया। ये स्टैंड अप शो एन इवनिंग एट द इम्प्रोव में दिखाई दिए और 1983 में इन्होंने ऑल नाइट एंटरटेनमेंट शो में एक्टिंग की। इस दौरान इस कॉमेडियन को एक नया सपना आया, न सिर्फ स्टेज पर लोगों को एंटरटेन करने का, बल्कि टीवी स्क्रीन से भी। धीरे धीरे सपने सच होने लगे, हालांकि तुरंत कामयाब नहीं हुए। 1981 में कैरी ने रबर फेस में एक नौजवान कॉमेडियन का मेन रोल निभाया, जो उनके लिए एक तरह से एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बन गई। इसमें मजेदार इंसान टोनी को दिखाया गया है, जो थोड़े वक्त के लिए नाइट क्लब में डिशवॉशर के तौर पर काम करता है और वहीं उसी क्लब में स्टैंड अप शो स्टार बनने का सपना देखता है। जैसा कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि टोनी का कैरेक्टर जिम ने निभाया था। 1983 में इस नौजवान एक्टर की कॉपर माउंटेन नाम की कॉमेडी म्यूजिकल रिलीज हुई। दोनों फिल्में कम बजट की थी और आखिर में उन्हें बेहद कम रेटिंग मिली। IMDb पर कॉपर माउंटेन को 10 में से 2 रेटिंग दी गई है। 1984 में इस आर्टिस्ट को बच्चों की एक एनिमेटेड सिटकॉम द डक फैक्ट्री में बुलाया गया। उसी वक्त जिम को लगा कि उनका करियर ऊपर जा रहा है। उन्होंने अपने माँ बाप को लॉस एंजलिस बुला लिया। हालांकि 3 महीने बाद ये प्रोग्राम बंद हो गया और इन सबको घर भेजना पड़ा। लेकिन अपने वजूद के दौरान ये शो जिम को बहुत सारी जरूरी जान पहचान दिलाने और डायरेक्टर्स का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। 1984 में इनकी हिस्सेदारी की एक और कहानी रिलीज हुई। ये रिचर्ड लेस्टर की फाइंडर्स कीपर्स थी। ये रिचर्ड डेनिस की नॉवेल द नेक्स्ट टू लास्ट ट्रेन राइड की इंस्पिरेशन थी। इसमें जिम को लेन बिडलकॉफ नाम के खाली दिमाग वाले लड़के के तौर पर एक छोटा रोल मिला था। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिले। एवरेज ऑडियंस असल में फिल्म को समझ ही नहीं पाई। रॉटेन टोमेटोज पर 10 में से सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले। क्रिटिक्स ने फिल्म का गर्मजोशी से स्वागत किया। जेम्स मोनाको ने अपनी किताब द मूवी गाइड में फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा, डायरेक्टर लेस्टर की एक पागल निराली कॉमेडी जो धीरे धीरे शुरू होती है और आगे चलकर हमें कुछ मजेदार लम्हे देती है। 1985 में हॉरर फिल्मों के एलिमेंट्स के साथ एक कॉमेडी फिल्म वंस बिटेन रिलीज हुई। ये फिल्म मॉडर्न रियलिटी में एक वैम्पायर की मुश्किल जिंदगी के बारे में थी। कैरी के निभाए गए लड़के वर्जिन माँ के रोल ने इनके एक्टिंग करियर को बढ़ावा दिया और सेलिब्रिटी बनने और पहचान बनाने की ओर बढ़ने के लिए ये पहला कदम बन गया। लेकिन डक फैक्ट्री के बंद होने से जिम बर्बाद हो गए। इनके करियर में एक मुश्किल वक्त शुरू हो गया। इन्हें अपने घर वालों को वापस भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये डिप्रेशन में चले गए। 1986 में एक्टर को फ्रांसिस कोपोला के डायरेक्शन में बनी फिल्म पैगी सू गॉट मैरिड में वॉल्टर गोएट्स का एपिसोडिक रोल मिला। शूटिंग की मुश्किलें जैसे कि दिन के 20 घंटे, हफ्ते के 6 दिन काम करना, निकोलस केस के साथ टकराव और परेशानियां होने के बावजूद फिल्म की रिलीज के बाद अच्छे रिव्यूज मिले। रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को क्रिटिक्स से 10 में से 8 मिले और लगभग 7 मिलियन की लागत से बनी इस फिल्म ने 41 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। ये कोपोला की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी थी। 1987 में फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन बेस्ट मोशन पिक्चर, कॉमेडी म्यूजिकल और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर, कॉमेडियन म्यूजिकल कैथलीन टर्नर मिले और 3 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। जल्द ही एक्टर को जूलियन टेम्पल के म्यूजिकल मेलोड्रामा अर्थ गर्ल्स आर इजी में हिस्सा लेने का मौका मिला। इसमें जिम को चीनी झंडे के रंग के केलियन विप्लॉक का रोल मिला। सेट पर कैरी के साथ जीना डेविस, जूली ब्राउन, जेफ गोल्डब्लम और डीमन वेंस थे। फिल्म को वैसे तो 1986 में रिलीज करने का सोचा गया था, लेकिन पैसों की दिक्कतों, डिस्ट्रीब्यूटर की कमी और टेम्पल का छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने ने रिलीज में देरी की, जिसकी वजह से ये फिल्म 1989 में रिलीज हो पाई और ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई, जिससे इसे इसके प्रोडक्शन के खर्च का 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही मिला।
फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की तारीफ नहीं की, जैसे कि लियोनार्ड माल्टी ने इसे फैलने वाली बेवकूफ म्यूजिकल कहा और आगे कुछ अच्छे मजाक और डेविस की प्यारी परफॉर्मेंस का हवाला दिया। 1987 में जिम कैरी ने द कॉमेडी स्टोर की वेट्रेस मेलिसा वोमर से शादी की। दोनों ठीक उसी क्लब में मिले थे जहां जिम वक्त वक्त पर अपने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते थे। 2 साल तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। मेलिसा ने एक बार रोलिंग स्टोन से बताया कि ये एक बिल्कुल सही दिन था और वो और जिम जिंदगी भर साथ रहने की उम्मीद पर बेवकूफों की तरह रो रहे थे। अपनी शादी के वक्त तक वोमर अपनी बेटी जेनी कैरी के साथ प्रेग्नेंट थी, जिनका जन्म 6 सितंबर 1987 को हुआ था और उनकी शादी का पहला दौर आसान नहीं था। मेलिसा ने 2 नौकरी करी और जिम स्टैंड अप में परफॉर्म करके एक रात का $25 कमा रहे थे। इस बात के बावजूद कि इस कॉमेडियन की स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ही अजीब थी, उन्होंने एक कॉकरोच की नकल की और खुद को बच्चों के पियानो के अंदर डाल लिया, जबकि एक और कॉमेडियन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। जनता मायूस हो गई, लेकिन मेलिसा को अपने पति के टैलेंट पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि एक दिन वो एक लेजेंड बनेंगे। उसी साल उनकी बेटी जेनेरिन कैरी का जन्म हुआ। जिम को कभी कभी बेकाबू गुस्से के मुकाबले का सामना करना पड़ता था। कपल हर वक्त झगड़ते रहते थे। इसके अलावा जिम का करियर जितना ऊंचा होता गया, मेलिसा के साथ उनका रिश्ता उतना ही खराब होता गया। 90 के दशक में एक्टर के माता पिता की मौत के बाद उनकी मां की मौत 1991 में और पिता की 1994 में हुई। वो डिप्रेशन से घिर गए और उनकी पत्नी की मदद करने की कोशिशें नाकामयाब रही। एंटी डिप्रेसेंट ने भी थोड़ी ही राहत दी। सिर्फ एक चीज जो जिम की मदद कर सकती थी वो थी हेल्दी लाइफस्टाइल। शोहरत की राह भी आसान नहीं थी। हॉलीवुड में पहली असल कामयाबी से पहले इन्होंने इसके लिए 9 साल तक काम किया और 28 की उम्र में आखिरकार हालत बेहतर हुए। 1991 में रॉजर नाइगार्ड की कॉमेडी हाई स्ट्रंग रिलीज हुई, जिसमें जिम को मौत नाम का एक अनोखा रोल मिला, जिसने एक ड्राइवर के तौर पर मेन कैरेक्टर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने की पेशकश की। ऐसी अफवाहें थी कि जिम इस छोटे से रोल के लिए सिर्फ स्टीव ओडेकर के साथ अपनी दोस्ती की वजह से माने, जिन्होंने बच्चों के राइटर थेन फरोस का सबसे खास रोल निभाया था। स्क्रीन राइटर और एक्टर के तौर पर इनकी दोस्ती एस वेंचुरा 2, व्हेन नेचर कॉल्स और ब्रूस अलमाइटी जैसी फिल्मों में जारी रही। इस बात के बावजूद कि फिल्म को सिर्फ 13 दिनों में शूट किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास पॉपुलर नहीं हुई, इसने अर्जेंसी और विजुअल टेंशन का माहौल बनाने के लिए डायरेक्टर की सोच से लोगों का दिल जीता। पॉजिटिव रिव्यूज और अवार्ड जीतने के बावजूद प्रोड्यूसर्स थिएट्रिकल या होम वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन पाने में नाकामयाब रहे। रॉजर नाइगार्ड के मुताबिक, मैंने सीखा कि फिल्म इंडस्ट्री जूते बेचने जैसा है। वो सभी ब्रांड नेम चाहते हैं और हमारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं था। स्टीव ओडेकर के एक स्टैंड अप कॉमिक के तौर पर काफी फेमस हैं, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मायने नहीं रखता है। वो फिल्म के नाम चाहते हैं। 1992 ने जिम के साथ दुनिया को एक और फिल्म दी। ये केन ऑलिन की डूइंग टाइम ऑन मेबल ड्राइव थी। कॉमेडी कैरेक्टर्स की एक सीरीज के बाद ये एक्टर की पहली ड्रामेटिक रोल फिल्म थी। इन्होंने खराब बेटे टीम का रोल निभाया, जो शायद एक आदर्श परिवार में पला बड़ा था। बाद में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर केन ओलिन ने कहा कि अगर उन्हें जिम के कॉमेडिक अतीत के बारे में पता होता तो शायद वो उन्हें कभी भी टीम के तौर पे कास्ट ना करते। लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसे होना चाहिए था। जिम ने शराबी टीम का रोल बहुत अच्छे से निभाया और दुनिया को उनके ड्रामेटिक टैलेंट को एक अलग तरीके से देखने का मौका मिला, जिसे बाद में उनके बाकी कामों की उनकी शोहरत में देखा जा सका। उसी वक्त कैरी ने कॉमेडी टेलीविजन सीरीज इन लिविंग कलर में एक्टिंग की, जो 1990 से 1994 में फॉक्स चैनल पर दिखाया गया। नॉन स्टैंडर्ड स्केच शो होने की वजह से जिम को ऑडियंस ने ऐसी इमेज में काफी पसंद किया, जो लंबे वक्त तक उनके अंदर छिपी हुई थी। बहुत सारी हरकतें, पुनर्जन्म और अलग तरह के मजाक जैसी चीजें। इनमें सबसे पॉपुलर इनकी एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर बिल बर्न्स और महिला बॉडी बिल्डर वेला डेमिलो की इमेज थी। इसके अलावा 1991 में इनका अपना प्रोजेक्ट रिलीज हुआ। ये शो जिम कैरी अननेचुरल एक्ट था, जिसे इन्होंने अपनी मां को समर्पित किया, जिनकी कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई थी। एक और दिलचस्प बात इस एक्टर का असल मकसद दिखाना है। And I actually wrote myself a check, and this is for real. This is not a joke. This is for real. I wrote myself a check for $10 million per picture. और अगर इस वक्त तक ये इस एक्टर के लिए हकीकत भरे पैसे नहीं थे, तो जल्द ही सब कुछ ड्रामेटिकली बदलने वाला था। या तो जिम को पहले से ही सब कुछ पता था, या फिर अपनी ताकत पर भरोसे ने उनकी मदद की। लेकिन लेकिन 1993 में जिम को एक ऐसा रोल मिला जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आप में से कौन बता सकता है कि मैं किस रोल की बात कर रहा हूँ? रुकें और कमेंट्स में लिखें। खैर, उन्होंने टॉम शेदिया के डायरेक्शन में कम बजट फिल्म एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव की शूटिंग शुरू की।
स्क्रीन पर रिलीज होने से पहले फ्यूचर की ये हिट फिल्म एक मुश्किल रास्ते से गुजरी। कोई भी स्क्रिप्ट को स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था, कोई भी फेमस कॉमेडियन इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, इसलिए जिम खुद एक स्क्रीन राइटर बन गए। ये अपने फेमस हेयर स्टाइल के साथ वेंचुरा की इमेज में आए और शूटिंग के दौरान काफी इम्प्रोवाइज किया। इसके अलावा इन्होंने शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए अपने पसंदीदा म्यूजिकल बैंड कैनिबल कॉर्प्स को बुलाया। सेट पर जिम के साथ कर्टनी कॉक्स, सॉन यंग और डैन मेरिनो भी थे। कैरी ने अपनी सोच के बारे में बताया, मुझे पता था कि फिल्म या तो ऐसी होगी जिसे लोग असल में पसंद करेंगे, या ये मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाली होगी। मेरी हिस्सेदारी की शुरुआत में ही मैंने कहा कि कैरेक्टर को रॉक एंड रोल होना चाहिए, वो पालतू जासूसों का 007 होना चाहिए। मैं इसमें हद से ज्यादा मजाकिया होना चाहता था और उन्होंने मुझे जंगली हो जाने का मौका दिया। जिम की मंजिल आसान थी, लेकिन साथ ही साथ काफी अलग भी थी। मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाना। मेरा प्लान हॉलीवुड में शामिल होना नहीं, इसे खत्म करने का है, उन्होंने ऐसा कहा था। और रिलीज के कुछ दिन पहले कैरी के मैनेजर ने उन्हें बुलाया और खबर दी कि दो सबसे असरदार क्रिटिक्स सिस्केल और एबर्ट ने शुरुआती रिव्यू में फिल्म को बुरे रिव्यूज दिए हैं। लेकिन जिम का प्लान काम कर गया। फिल्म स्क्रीन पर आई और एक असल बूम इफेक्ट बन गया। उसका हीरो एक पॉप आइकन बन गया और एम्पायर मैगजीन के मुताबिक 100 अमर कैरेक्टर्स में से एक में अपनी जगह बनाई। और इस रोल ने जिम को असल शोहरत और दुनिया भर में पॉपुलैरिटी दिखाई। For God's sakes, Jim, I'm a doctor, not a fool, man! एक्टर पर ऑफर्स की बमबारी होने लगी। फिल्म ने $15 मिलियन की कीमत पर बॉक्स ऑफिस में $100 मिलियन से ज्यादा की एक बड़ी कमाई करी और इसमें कैरी को मिला उनके लायक MTV मूवी अवार्ड शामिल है। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैरी की पागल हरकतों पर ऑडियंस बड़े जोश से रिएक्शन दे रही है। फिल्म खासतौर पर 10 से 20 साल के लोगों को सोचकर बनाई गई थी, जो कि एक हिट है। बॉक्स ऑफिस की कमाई से पता चलता है कि कई फैंस दोबारा फिल्म देखने जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि फिल्म क्रिटिक्स ने कैरी को सबसे खराब उभरा सितारा माना और इन्हें सन की जासूस का रोल करने के लिए गोल्डन रस्पबेरी से नवाजा। कैरी ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें एक डायनामो में डाल दिया गया हो और उनकी खर्च हुई कैलोरी के लिए फीस दी जाती हो। वो एक हद से ज्यादा एक्टिव अजीब इंसान है जो अजीब चेहरे बनाते हैं और अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। रॉजर एबर्ट ने उनके बारे में कहा। उसी साल जिम की दो और काफी पॉपुलर फिल्में आई। वेंचुरा के बाद चार्ल्स रसल्स के डायरेक्शन में बनी द मास्क आई, जिसमें एक्टर को एक मामूली बदकिस्मत बैंक क्लर्क स्टैनली इप्कस का मेन रोल मिला, जो एक जादुई मास्क की बदौलत एक सर्वशक्तिमान शैतान में बदल जाता है। कैरी के साथ कैमरन डियाज थी, जिनके लिए ये रोल उनका डेब्यू था और इससे उनका करियर शुरू हुआ। बाद में ये पता चला कि इस बात की वजह से कि कैरी की पिछली फिल्म को क्रिटिक्स ने कुचल दिया था। प्रोड्यूसर उन्हें मेन रोल के लिए नहीं लेना चाहते थे। जब डायरेक्टर ने कैरी को लाने की राय दी तो न्यू लाइन सिनेमा ने सोचा कि वो अपना दिमाग खो चुके हैं। वैसे द मास्क को असल में एक हॉरर के तौर पर सोचा गया था, बल्कि ये जॉन आर्कुडी की लिखी हुई खूनी डार्क हॉर्स कॉमिक बुक पर बेस्ड थी। हालांकि जब रसल ने जिम कैरी को काम पर रखने का फैसला किया तो उन्होंने इस कहानी को एक कॉमेडी में बदलने का फैसला किया, जो साफ साफ ये जाहिर करता है कि हॉलीवुड में इस एक्टर को कैसा माना जाता था। जिम ने शानदार ढंग से दोहरे रोल का सामना किया और इस बीच इनके टैलेंट की सबसे खासियत दिखाई दी। मैं चेहरे के भाव और शरीर के लचीलेपन और प्लास्टिसिटी और इनके देखने के तरीके पर इनकी मजबूत पकड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो द मास्क के बड़े दांतों का इस्तेमाल सिर्फ साइलेंट सीन्स के लिए ही किया जाना था। हालांकि जिम ने अपनी महारत दिखाते हुए इन हद से ज्यादा बड़े दांतों के साथ बात करना सीखा, जिससे इनके हीरो में और ज्यादा सनक दिखी। कैरी ने अपने हीरो को अपने पिता पर्सी के साथ जोड़ा और उनके कैरेक्टर द मास्क की पहनी गई तेज तर्रार कॉस्ट्यूम जिम की स्टैंड अप कॉमेडी की पहली कोशिशों के दौरान उनकी मां कैथलीन की बनाई गई कॉस्ट्यूम से इंस्पायर्ड थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, द मास्क में मेरा कैरेक्टर मेरे बारे में बात कर रहा है। जब मैं अपना मास्क पहनता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। हम सभी एक मास्क पहनते हैं और जब एक आदमी अपना मास्क उतार देता है तो अचानक हर किसी का मास्क सिर्फ एक मास्क जैसा दिखता है। और यहाँ तक कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि फिल्म में कई कमियां थीं। गलत डायलॉग, पूरी तरह से डेवलप कैरेक्टर की कमी और कभी कभी घिसा पिटा चिड़चिड़ापन। सख्त फिल्म क्रिटिक्स भी कुछ नहीं कह सके, सिर्फ मास्क की तारीफ करते रहे, जो एक कल्ट फिल्म बन गई, खासकर जिम के करियर के लिए। लेकिन इसके साथ ही फिल्म बहुत ही अलग सी निकली। ये सब कुछ मिलाकर कुछ ऐसा बना कि ये फिल्म थोड़ी म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी, थोड़ी कॉमिक बुक क्राइम फ्लिक और थोड़ी स्पेशल इफेक्ट शोकेस जैसी दिखने लगी। इसमें नौजवानों के मजाक, टेक्स एवरी की यादें, आई पॉपिंग विजुअल्स, स्विंग म्यूजिक और क्यूबन पीट गाना भी था। एक कहानी जिसमें बदमाश शहर पर कब्जा करने के लिए अपनी चालें चलते हैं और एक बहुत ही स्मार्ट जैक रसल टेरियर भी है। रसल बताते हैं कि जब उन्होंने जिम को स्क्रिप्ट दिखाई तो उन्होंने कहा,
माय गॉड, ये स्क्रिप्ट तो जैसे मेरे लिए ही लिखी गई हो। ये रोल उनके लिए एकदम सही था। फिल्म ने $350 मिलियन की कमाई की और कई नामी अवार्ड्स के नॉमिनेशन हासिल किए, MTV मूवी अवार्ड्स, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और यहाँ तक कि एक ऑस्कर भी। और कैरी को $450,000 की फीस मिली, जो पहले उनके लिए नामुमकिन लगती थी। जिम के लिए गोल्डन ग्लोब का नॉमिनेशन फिल्म क्रिटिक्स से उनकी पहली सीरियस पहचान थी। अगली फिल्म जिसने जिम की कामयाबी को जारी रखा वो थी फेरेली भाइयों की फेमस फिल्म डम्ब एंड डम्बर। एक्टर को एक नौजवान लेमोजीन ड्राइवर लॉयड क्रिसमस का रोल मिला। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म अपनी ड्रामेटिक सोच की ऊंचाई की वजह से बाकी सबसे काफी अलग लगती है। इसमें साफ साफ कमर के नीचे के मजाक थे, मेन कैरेक्टर्स के सनक भरे रोमांच और कैरी की ढेर सारी एनर्जी थी। लॉयड क्रिसमस को स्क्रीन पर ज्यादा मजेदार दिखाने के लिए जिम ने अपने सामने के 2 दांतों में से एक दांत को तोड़ लिया था। जिम ने फिल्म का आखिरी सीन भी बनाया था और वो काफी अच्छा भी रहा। Right, exactly. It's like you don't have to look it up. You know, it's just. I want to see something dumb. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत अच्छे से सराहा और कैरी को $7 मिलियन और बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए उनका पहला MTV अवार्ड मिला। हालांकि ये पति का रोल का सामना नहीं कर पाए। लगातार झगड़े, पैसे की कमी और फिर एक्टर के टूर शेड्यूल ने आखिरकार जिम और मेलिसा के बीच के रिश्ते को कमजोर कर दिया था। इसकी एक और वजह थी, लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस लॉरेन होली के साथ एक्टर के रोमांस ने डम्ब एंड डम्बर की शूटिंग के बाद इनके रिश्ते को हिला दिया। 9वें साल शादी टूट गई। जिम ने खुद ही इसकी शुरुआत करी। मेलिसा के मुताबिक अपनी शादी की 6ठी सालगिरह मनाने के एक दिन पहले जिम ने 2 लोगों के लिए एक हॉल किराए पर लिया और उनके लिए एक सेरेनेड गाया। फिर वो फ्लोरिडा में शूटिंग के लिए गए और फिर कभी नहीं लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन पर ब्रेकअप के बारे में बताया। जिम ने अपने इस जुर्म से इनकार नहीं किया। मेरे साथ रहना मुश्किल है, उन्होंने एक बार माना था। परिवार के करीबी लोगों ने इन बातों को पक्का भी किया। वो कहते हैं कि एक्टर पहली मुलाकात से ही बेहतरीन इंसान है, लेकिन साथ ही जिम को किसी के साथ रहने की सख्त जरूरत है और फिर उसी तरह उन्हें अकेले रहने की भी सख्त जरूरत है। मेरी पहली शादी नाकामयाब रही क्योंकि हम एक आम सी शान जिंदगी नहीं जी सके। हर दिन शूटिंग, कुछ नया बहाना, इतने सारे पागलपन सहना और फिर घर लौटना बहुत मुश्किल है। इमोशनल ओवरलोड के बाद मेरे लिए शांत होना बहुत मुश्किल है। ये तलाक आसान नहीं था। इस पुराने पति पत्नी के बीच पैसों के मामले में झगड़ा चल रहा था। मेलिसा का दावा है कि जिम ने उनके तलाक की तारीख को नकली बनाने की कोशिश की ताकि उनकी पत्नी को दमास के लिए रॉयल्टी का हिस्सा ना मिले। Sorry, fellas. Waste not, want not. वो कहते हैं हम 15 जून 1993 को अलग हुए, जो अजीब तरह से उस दिन होता है जब उन्होंने दमास के लिए $7 मिलियन पर साइन किए। कैरी ने फिर भी अपनी पत्नी को मुआवजा दिया और अपनी बच्ची की मदद के लिए हर महीने एक्स्ट्रा $10,000 देने का वादा किया। मेलिसा के मुताबिक जिम ने अपनी छोटी सी लड़की को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और उसे दमास की शूटिंग के दौरान हफ्ते में सिर्फ एक बार बुलाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैरी को जो $10,000 देने के लिए पाबंद किया गया है वो उनकी बेटी के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं है। इन सब में एक्टर की इस पत्नी के पास बाकी बातों के अलावा बॉडीगार्ड, घुड़सवारी के लाइसेंस और एक लग्जरी कार की मांग भी शामिल थी। ये हॉलीवुड का एक बहुत ही पुराना रिवाज है, लेकिन उनके दिमाग में एक मजबूत परिवार होने की बजाय एक सितारा बनना सबसे ऊपर था। हम नुकसान जानते थे, लेकिन उन्होंने हमारे सौदे को उसके खात्मे तक नहीं पहुंचाया। मेलिसा न्यूयॉर्क चली गई और लंबे वक्त तक अकेली रही और जिम का लॉरेन होली के साथ पब्लिक रोमांस शुरू हो गया। 1995 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसमें कैरी ने एक बुरे आदमी का रोल निभाया। जोएल शूमाकर के डायरेक्शन में बनी बैटमैन फॉरएवर। जिम के गुल्लक में रिडलर की इमेज एक और कामयाब इमेज बन गई। जरा देखिए, ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर इन्हें सोचकर ही बनाया गया हो, लेकिन बाद में जिम ने बताया कि रोल उनके लिए आसान नहीं था। It was really physically taxing, you know, because it just so much going on at once. A lot of the times there was bombs blowing off and me spinning the cane and trying to think of lines or doing whatever at the same time. And there was a lot of times there was a lot at stake, you know, that I couldn't go back and fix if it didn't go right, you know. So there's a lot of pressure there, but it was still fun. सेट पर एक्टर के साथ वेल किल्मर, टॉमी ली जोन्स, निकोल किडमैन और ड्रू बैरीमोर जैसे सितारे थे। ये फिल्म 1992 की बैटमैन रिटर्न्स की सीक्वल थी, लेकिन फिल्म की टोन को बर्टन की धूमिल डिलीवरी से बदलकर एक फैमिली थ्रिलर वेरिएंट के साथ हद से ज्यादा रंग और सीनरी में बदल दिया गया था।
यहीं पर जिम का टैलेंट काम आया। बदकिस्मती से शूटिंग पर कैरी और टॉमी ली जोन्स के बीच के झगड़े का असर पड़ा। टॉमी सचमुच जिम से नफरत करते थे और बातचीत के दौरान इन्हें सच बोल देते थे और वो मुझे गले लगाने लगे और कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारे मस्खरेपन की मंजूरी नहीं दे सकता। मैं स्टार था और यही प्रॉब्लम थी, जिम ने कहा। और ये उस वक्त झूठ नहीं था। आखिरकार एक्टर बहुत जल्दी एक स्टार के लेवल तक पहुंच गए और जिस भी जगह वो गए उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बावजूद जिम ने हमेशा तमाम इंटरव्यूज में कहा कि एक एक्टर के तौर पर ली जोन्स के लिए उनके मन में बहुत इज्जत है। मुमकिन है कि झगड़े की वजह जलन हो। कैरी की डम्ब एंड डम्बर ली जोन्स की कॉप के साथ सामने आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही थी। बैटमैन को ऑडियंस से मिले जुले रिव्यूज मिले, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर $336 मिलियन के साथ अच्छा परफॉर्मेंस किया और 1995 में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट साउंड और बेस्ट इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स एडिटिंग के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। वहीं जिम को बेस्ट ऑन स्क्रीन विलेन के लिए MTV मूवी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। जीत का ये सिलसिला एस वेंचुरा 2 व्हेन नेचर कॉल्स की सीक्वल में जारी रहा, जिसने अपनी पहली फिल्म के मुकाबले 2 गुनी कमाई की और कई अवार्ड्स भी हासिल किए। एक्टर को फेवरेट एक्टर के लिए किड्स चॉइस अवार्ड, बेस्ट एक्टर और बेस्ट कॉमेडी रोल के लिए एक बार में 2 MTV मूवी अवार्ड्स मिले। हालांकि इस फिल्म के सेट पर कई चीजें इतनी आसान नहीं थी। लोग कहते हैं कि कैरी किसी भी सीक्वल में बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जब उन्हें फिल्म के लिए मना लिया गया तो उन्होंने सेट पर अजीबोगरीब हालात पैदा करने शुरू कर दिए और इस काम को हर मुमकिन तरीके से धीमा कर दिया। तब से लगभग 20 सालों तक एस वेंचुरा 2 ही उनकी एक अकेली सीक्वल रही, जिसमें कैरी ने दूसरी बार एक्टिंग की। कैरी ने 2014 में फिल्म डम्ब एंड डम्बर से इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 1996 ने ऑडियंस को कैरी की हिस्सेदारी वाली एक और कॉमेडी फिल्म दी, बेन स्टिलर के डायरेक्शन में बनी द केबल गाय। Well, look who decided to show. एक्टर ने मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ मिलकर एक्टिंग की। रिलीज के वक्त ये माना जाता था कि ये फिल्म दोनों एक्टर्स के करियर को दफन कर देगी। हमारे प्यारे कॉमेडी जोक एक्टर को एक अनोखा धुंधला रोल मिला, केबल गाय चिपका, जो अचानक एक दिलकश अजीब आदमी से एक पागल में बदल जाता है, जो मेन कैरेक्टर का पीछा करता है। इसमें इनकी इमेज बहुत ज्यादा असली, इनके करीब और साथ ही डरावनी लगती थी। फिल्म खुद ही थ्रिलर से कॉमेडी और कभी रोमांटिक ड्रामा में बदलती रहती है। वैसे जिम को स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से बदलने की इजाजत थी, इसीलिए एक बार इनमें से एक चर्चा के दौरान कैरी को मिडनाइट एक्सप्रेस की एक पैरोडी का आइडिया आया, जो फिल्म में दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने बस एक बार नैपकिन पर टिट्स ऑन ग्लास लिखा। पुराने जमाने के एक सीन के दौरान जिम कैरी ने मैथ्यू ब्रोड्रिक की चिकन स्किन और द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में हैनिबल लेक्टर की तरह बनकर इसमें कुछ अलग कर दिखाने की कोशिश की। आप अगर मैथ्यू के रिएक्शन को देखें तो आप देख सकते हैं कि उनकी हंसी और सरप्राइज असली है। केबल गाय को बड़ी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन जिनको $20 मिलियन और कई अवार्ड्स मिले। बेस्ट एक्टर का किड्स चॉइस अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्क्रीन विलेन के 2 MTV मूवी अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट फाइट सीन के लिए MTV मूवी अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला, जो सीन इन्होंने मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ की थी। उसी साल कैरी ने सैटरडे नाइट लाइव प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसमें इस एक्टर ने पॉपुलर फिल्मों और मशहूर हस्तियों के मजाकी रोल और पैरोडी की शूटिंग की और म्यूजिक की पैरोडी भी बनाई। शो में जिम अपनी शोहरत में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में कामयाब रहे। उन्होंने गाया, डिस्को डांस किया, एक टूरिस्ट होने का नाटक किया, एक फिटनेस ट्रेनर का रोल निभाया और यहाँ तक कि अलग तरह के बैले के स्टेप्स भी किए। रॉक्सबरी गाय स्केच, जिसमें इन्होंने विल फेरेल और क्रिस कैटन के साथ एक्टिंग की, ने बहुत पॉपुलैरिटी कमाई, जिसके बाद में रॉक्सबेरी में फिल्म नाइट में दिखाया गया। तलाक के 1 साल बाद कैरी फिर से एक परिवार बनाने की कोशिश करने लगे। लॉरेन होली के साथ रिश्ते तेजी से बढ़ने लगे और साल 1996 में इस जोड़ी ने अपने रिश्ते को कानूनी बनाने का फैसला किया। इस एक्ट्रेस ने जिम की उनकी पिछली पत्नी के साथ ब्रेकअप में शामिल होने से इनकार किया। सब मुझे एक घर तोड़ने वाली कहते रहते हैं। मैं मेलिसा के लिए बुरा महसूस करती हूँ, लेकिन जब जिम और मैं मिले तो वो पूरी तरह से अलग हो चुके थे। अपनी पहली पत्नी से जिम के तलाक ने इतनी बातें बनाई कि पापराजी ने हर वक्त इस कपल का पीछा किया और एक ठाट शादी के बजाय लॉरेन को एक मामूली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। उनका रिश्ता सिर्फ 9 महीने तक चला। शादी को बचाने की कोशिशें नाकामयाब रहीं। इस एहसास के इतनी जल्दी कम होने की कई वजहें थी। एक इंटरव्यू में जिम ने माना कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और झगड़ने के दौरान वो कई चीजों को दीवारों पर फेंक देते हैं। एक और वजह होली का शोर शराबे वाली पार्टियों का प्यार था, जो एक्टर को पसंद नहीं थी। एक इंटरव्यू में लॉरेन ने दावा किया कि उनके ब्रेकअप की वजह पापराजी का जुनून था। But we made our lives, it was all about running away from them and making sure we had privacy.
And when we got divorced, I had a really hard time because no one ever really had the story right or anything, and I always felt like everybody knew my personal business, and not to mention the fact that I was going through a heartbreak. So I would go and get a coffee, and I could swear that the person giving me coffee was like, "Ooh, so sorry, and you're a gold digger." जिम की पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी यहीं खत्म नहीं हुई। 1997 में टॉम शेडिया की कल्ट कॉमेडी लायर लायर रिलीज हुई, जिसमें उन्हें मेन रोल मिला। इस वक्त को उनके करियर का पीक कहा जा सकता है। इस फिल्म के लिए एक्टर ने ऑस्टिन पावर्स इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री में डॉक्टर एविल का रोल ठुकरा दिया। कहानी एक कामयाब वकील की है जो रहस्यमय तरीके से अब और झूठ नहीं बोल सकता, और इस खासियत के दो पहलू हैं, उसके करियर का बर्बाद होना और उसके परिवार को बचाना। वैसे वकील फ्लेचर रीड का रोल असल में रॉबिन विलियम्स को पेश किया गया था, लेकिन आखिर में वो कैरी पर रुके और उन्होंने सही फैसला लिया। आप भी ये मानते हैं, है ना? Yes! जिम ने बाद में खुलासा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान लगातार तेजी से पागलपन वाली परफॉर्मेंस देने की उम्मीद की जा रही थी। आखिरकार उन पर इसका असर पड़ा। वो अपने काम के लिए इतने वफादार थे कि फेमस बाथरूम सीन में हमें आवाज की ओवरडब नहीं सुनाई देगी। जिम ने असल में बाथरूम, फर्श और यूरिनल में अपना सिर दे मारा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना, ये मेरे गुस्से का हमेशा दबाना ही था, जो हर वक्त पूरी तरह से बाहर निकलता था। मैं पूरी थकावट के साथ घर जाता था। एक और दिलचस्प डिटेल बताने लायक है, यहाँ तक कि जिन लोगों ने कई बार ये कल्ट कॉमेडी देखी होगी, उन्होंने तुरंत ध्यान नहीं दिया होगा कि जिम ने फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर निभाए हैं। मेन कैरेक्टर होने के अलावा कैरी ने फायर मार्शल बिल के तौर पर भी एक मुख्तसर सा रोल निभाया था, जिसे एक सीन में वॉकी टॉकी के साथ बैकग्राउंड में देखा जा सकता है। लायर लायर बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कामयाबी थी, जिसने $45 मिलियन के बजट पर $300 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। रॉटेन टोमेटोज पर 10 में से 8 की एवरेज रेटिंग के साथ क्रिटिक्स ने भी एक्टर्स को खुश कर दिया। यहाँ तक कि रॉजर एबर्ट, जो जिम के पिछले सभी कामों के क्रिटिक्स थे, ने फिल्म की काफी बड़ाई की। मैं धीरे धीरे अब खुद पर शक कर रहा हूँ, या शायद ये एक डर है कि जिम कैरी मुझ में बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक कैरी समझ गए थे कि वो एक हंसमुख कमजोर इंसान की इमेज से अब तंग आ गए हैं। वो एक चमकदार ड्रामेटिक इमेज का सपना देखने लगे, जो उनका टैलेंट, उनकी आत्मा और पोटेंशियल को दिखा सके। और अगला रोल जिम कैरी के करियर और जिंदगी में बदलाव का पहला स्टेज बन गया। ऐसा बदलाव जिसकी वजह से एक्टर की जिंदगी में दर्दनाक वाकयों का सिलसिला शुरू हो गया। क्यों मशहूर कॉमेडियन फिल्मी पर्दे से धीरे धीरे गायब होने लगे? बाकी हॉलीवुड एक्टर्स के लिए जिम की नफरत की क्या वजह है, और क्या वो कैरोलिन वाइट की मौत के लिए जिम्मेदार हैं? इन सब और बाकी सवालों के जवाब आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे, और इसे जल्दी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। 10,000 लाइक्स मिलते ही हमारी टीम दूसरा पार्ट रिलीज कर देगी। खैर, जब हम इंटरनेट पर एक नई दिलचस्प बायोग्राफी ढूंढने के लिए सर्फ कर रहे हो, इस बीच अगर आप आराम नहीं करना चाहते तो हमारे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और जिम कैरी की बेस्ट फिल्मों में से एक के बारे में बहुत सी जानकारी पा सकते हैं, द ट्रूमैन शो। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. वो क्या है जो इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाता है? कैरी को इसके लिए ऑस्कर क्यों नहीं मिला, और इसकी वजह से कौन सी सीरियस परेशानियां आई? आप इन सवालों के जवाब इस आइकन पर क्लिक करके पा सकते हैं। क्लिक करें और देखें। हमेशा की तरह आपके साथ हम हैं बायोग्राफर। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया, और जल्दी मिलते हैं। अलविदा।